वेलकम टू कनेक्टेड क्लासरूम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे नेचर ऑफ साउंड वेव्स से। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि साउंड वेव्स क्या होती हैं, किस तरह से प्रोपगेट करती हैं, और आज हम देखेंगे कि नेचर क्या होती है। जैसा कि हमने प्रीवियस चैप्टर में ये पढ़ लिया हुआ है कि जो साउंड वेव्स होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर होती हैं। इसकी एक सिंपल से एग्जांपल है यहाँ पे। अगर आपको ये जो इमेज है वो नज़र आ रहा है तो आप इसको देख सकते हैं कि ये जो आपको नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं ट्यूनिंग फॉक। यस, ये ट्यूनिंग फॉक है। ये लैब में यूज़ की जाती है स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज के साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, हम इसे किसी भी, जिस तरह हमने कल देखा था बेल एंड जार एक्सपेरिमेंट में, हम इसको रबर बैट के ऊपर जो है वो स्ट्राइक करते हैं तो इसमें वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस तरह से ये वाइब्रेट करती है टू एंड फ्रो। इसके प्रॉन्ग्स जो हैं, दोनों प्रॉन्ग्स सेपरेटली जो हैं वो टू एंड फ्रो मूव करते हैं। जब ये टू एंड फ्रो मूव करते हैं, जो साइड की जो हमारे पास एयर होती है ये उसको क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं। तो जैसे ही ये प्रॉन्ग जो है ये साइड वाली एयर को प्रेस करेगा, तो अगर आप ये रीजन देखें तो ये वाली एयर जो है वो क्या हो गई है, प्रेस हो गई है। तो इस प्रेस रीजन को हम कहते हैं कंप्रेशन। इसी तरह से जब ये कंप्रेस होगी तो जो नेक्स्ट एयर है वो क्या हो जाएगी, वो रिलैक्स हो जाएगी या स्ट्रेच हो जाएगी। तो जब स्ट्रेच होगी तो इस रीजन को हम कहते हैं रेयरफेक्शन या लो प्रेशर रीजन, जबकि ये जो कंप्रेशन है इसे हम हाई प्रेशर रीजन कहते हैं। तो इस तरह से ये कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन, दोबारा से कंप्रेशन, फिर रेयरफेक्शन, तो इस तरह से ये वेव जो है वो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में क्या करती है, प्रोपगेट करती है। और इसमें अगर आप गौर करें तो जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो वाइब्रेशन है वो टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है। ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन है। तो ऐसी वेव को हम नाम देते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का। तो आपने याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि साउंड की नेचर क्या होती है, तो साउंड की नेचर जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। अब चूंकि मैंने यहाँ पे रीजन्स डिफाइन कर दिए हैं कि ये रीजन जो है वो हाई प्रेशर रीजन है और ये लो प्रेशर रीजन है, तो साउंड वेव्स को हम एक और नाम भी देते हैं जो कि प्रेशर वेव्स का है। तो इस तरह से हम नेचर ऑफ साउंड वेव्स को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कंप्रेशन और रेयरफेक्शन को आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ये कंप्रेशन क्या होता है, तो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन क्या होता है, तो हम कंप्रेशन को डिफाइन कर सकते हैं। कंप्रेशन is a high pressure region या पोर्शन within साउंड वेव। जी, ये साउंड वेव में हाई प्रेशर रीजन होता है वेयर velocity of particles of medium is low and it is produced due to vibrational kinetic energy of source, yes, of air particles। जी, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कंप्रेशन को डिफाइन कर सकते हैं कि कंप्रेशन जो है वो हाई प्रेशर रीजन है साउंड वेव के अंदर, और वहाँ पे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स जो है वो क्या होती है, लो होती है। और ये प्रोड्यूस कैसे होते हैं, ड्यू टू वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से अब ये वेलोसिटी लो क्यों होती है, मैं बता देता हूँ आपको
कि अगर आप यहाँ देखें तो पार्टिकल्स जो हैं वो क्लोजली पैक्ड हैं, मतलब जो पार्टिकल्स हैं क्लोजली पैक्ड हैं, तो इसका मतलब है उनकी मूवमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है और वो कंसीडरेबल डिस्टेंस कवर नहीं कर पा रहे। तो अगर वो कंसीडरेबल डिस्टेंस पूरा नहीं कर पा रहे, कवर नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब है कि उनकी स्पीड क्या होगी, लो। क्योंकि आपको पता है कि v इज इक्वल्स टू डी ओवर टी। अगर डिस्टेंस कम होगा तो स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो इस वजह से इनकी स्पीड क्या है, कम। ओके, आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। अगर ये नहीं सही नज़र आ रहा तो v इज इक्वल्स टू डी बाय टी। तो डिस्टेंस कम होगा तो स्पीड भी क्या होगी, कम होगी। ओके, अब हम दूसरा डिफाइन करते हैं। ये तो हो गया कंप्रेशन। नेक्स्ट है हमारे पास रेयरफेक्शन। यस, व्हाट इज रेयरफेक्शन? ओके, इट इज ए क्या लें इसको, इट इज ए लो प्रेशर region within sound wave and where velocity of particles are high and is produced due to vibrational kinetic energy of the particles of medium। रेयरफेक्शन जो है वो बेसिकली एक लो प्रेशर रीजन है जहाँ पे पार्टिकल्स की वेलोसिटी जो है वो हाई होती है। उसकी रीज़न ये है कि उनके पास इतनी स्पेस होती है कि वो कंसिडरेबल डिस्टेंस जो है वो कवर कर सकें, और ये प्रोड्यूस होती है ड्यू टू वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। ओके, तो यहाँ मैं ड्रॉ कर लेता हूँ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन को। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि ये वाले जो पोर्शन है इस तरह से, ये आपके पास जो है कंप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहाँ पे पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत क्लोज हैं। इसी तरह से ये दूसरा रीजन देखें जहाँ पे पार्टिकल्स में स्पेस बहुत ज़्यादा है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। ओके, तो इसी को मैं इस तरह से भी ड्रॉ कर सकता हूँ। ये देखिए ज़रा, तो अगर आप गौर करें तो मैंने क्या किया है कि कंप्रेशन को मैंने क्रस्ट के साथ डिनोट कर दिया है और रेयरफेक्शन को मैंने ट्रफ के साथ डिनोट कर दिया है। तो इस तरह से भी आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रीजन जो है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये रीजन जो है ये कंप्रेशन का है। इसी तरह से ये रीजन जो है रेयरफेक्शन का। ठीक है, ऑल राइट। अच्छा, अब हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे? सबसे पहले वेवलेंथ। जी, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे वेवलेंथ को। आपको पता है कि साउंड जो है वो एक वेव है, तो डेफिनेटली उसकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी। तो हम डिफाइन कर सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive crust
और ट्रफ, यानी कि दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान जो फासला होता है विद इन कंप्रेशन रीजन एंड rarefaction region is known as wavelength. अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप देखें यहाँ पे तो अच्छा, प्रॉब्लम ये है कि कंप्रेशन जो है वो एक हाई प्रेशर रीजन है। अब इसमें हम किस पॉइंट को जो है वो क्रस्ट कंसीडर करें, तो हम कोई सेंटर वाला पॉइंट जो है उसको क्रस्ट कंसीडर कर लेते हैं और रेरफैक्शन में जो सेंटर वाला पॉइंट है उसको हम ट्रफ कंसीडर कर लेते हैं। तो इसकी वेवलेंथ को बजाय हम ये कहें कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और रेरफैक्शन, तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो कंप्रेशन है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो रेरफैक्शन है। तो अब किस पॉइंट से स्टार्ट किया जाए? क्या अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर लूँ इसको, अगर आप देखें ज़रा, तो अगर मैं बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक कह देता हूँ तो ये भी कंप्रेशन और रेरफैक्शन के दरमियान आ रहे हैं, तो क्या ये वेवलेंथ को डिफ़ाइन कर रहे हैं? नो, ये वेवलेंथ को डिफ़ाइन नहीं कर रहे। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको आइडेंटिकल बना लिया है क्रस्ट और ट्रफ के साथ और फिर एक्सप्लेन कर दिया है कि एग्जैक्टली कंप्रेशन के सेंटर से एग्जैक्टली रेरफैक्शन के सेंटर तक जो डिफरेंस होगा उससे मैं क्या कहूँगा, वन वेवलेंथ। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। वेवलेंथ के साथ आपको पता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट भी हम डिफाइन करते हैं। यस, व्हाट इज, इसे एम्पलीट्यूड भी कहा जाता है। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट of particles of medium when sound wave passes through it। जी, जब कोई साउंड वेव किसी पार्टिकल में से पास होगी तो पार्टिकल जितना डिस्प्लेस होगा उस डिस्प्लेसमेंट को, यानी मैक्सिमम जितना डिस्प्लेस हो सकता है उस डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड। ऑलराइट, इसी तरह से हम फ्रीक्वेंसी को भी डिफाइन करेंगे। यस, फ्रीक्वेंसी, तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, नंबर ऑफ sound waves passing through a point in 1 second। और आपको इस बात का पता है कि इसमें जो यूनिट हम यूज़ करते हैं दैट इज़ हर्ट्ज़ या फिर पर सेकंड, ये दोनों यूज़ कर सकते हैं आप। इसी तरह से आप इसका फार्मूला भी लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है, F इज़ टू नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो जिस तरह हमने पहले पढ़ रखा है फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ को, उसी तरह से हम इसको भी लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, फ्रीक्वेंसी के बाद आता है टाइम पीरियड। जी, तो हम इसे डिफाइन कर सकते हैं टाइम टेकन बाय अ साउंड वेव टू कंप्लीट
to complete one cycle is known as time period। जी, साउंड वेव को अपना साइकिल कंप्लीट करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है उस टाइम को हम टाइम पीरियड कहते हैं। ऑलराइट, तो ये उसी तरह से वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स थी जिस तरह हमने पहले इसको स्टडी किया हुआ है। अब हमारे पास साउंड की कुछ टाइप्स हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है रेफरेंस के ऊपर। जैसे मैं कहता हूँ कि साउंड जो है उसको मैं कैटेगराइज कर सकता हूँ इन अ सेंस के, जी साउंड को मैं कैटेगराइज कर सकता हूँ दो हिस्सों में, ठीक है। रिदमिक साउंड्स एंड नॉन रिदमिक साउंड्स। रिदमिक साउंड्स जो होते हैं जिनमें कुछ पीरियोडिसिटी होती है, मतलब कुछ आपने देखा होगा कि म्यूज़िक जो होते हैं वो अपने आप को एक ख़ास पैटर्न के साथ रिपीट करते हैं, उन्हें हम रिदमिक साउंड्स कहते हैं। इसी तरह जो इर्रेगुलरली जो है साउंड अपने आप को रिपीट करता है या उसकी वेरिंग इंटेंसिटीज़ हैं या वेरिंग एनर्जी स्टेट्स हैं, तो ऐसे साउंड्स को हम क्या कहते हैं, नॉन रिदमिक साउंड्स। अब इनकी अगर वेव फॉर्म देखी जाए, तो इसकी वेव फॉर्म बहुत ज़्यादा जो है वो बैलेंस होती है, कुछ इस तरह से एक ख़ास पैटर्न जो है वो एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर आप नॉन रिदमिक की देखें तो कभी ऐसे, तो कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, तो इस तरह से, तो इसमें कोई ख़ास पैटर्न जो है वो मौजूद नहीं होता। तो ऐसे साउंड जिनमें पैटर्न मौजूद नहीं होता उन्हें हम क्या कह सकते हैं, नॉन रिदमिक। जिनमें पैटर्न मौजूद होता है उसे हम क्या कह सकते हैं, रिदमिक साउंड्स। ऑलराइट, तो इसी तरह से साउंड को हम मज़ीद भी कैटेगराइज कर सकते हैं। मैं आपके सामने एक रेफरेंस रेंज बना देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि ये एक मेरे पास फ्रीक्वेंसीज़ की रेफरेंस रेंज है। ऑलराइट, यहाँ मैं कहता हूँ कि दिस वन इज़, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये 20 हर्ट्ज़ है और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये 20,000 हर्ट्ज़ है। अच्छा, अब ये जो मेरे पास साउंड है, यानी ऐसे साउंड जिनकी रेंज जो है वो 20 हर्ट्ज़ से 20,000 हर्ट्ज़ हैं, तो वो ऑडिटरी साउंड रेंज है, ऑडिटरी फ्रीक्वेंसी रेंज, ऑडिटरी फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर ह्यूमंस। जी, ह्यूमन बीइंग जो हैं वो 20 हर्ट्ज़ से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी का साउंड और 20,000 हर्ट्ज़ से कम का साउंड जो है वो सुन सकते हैं। इसके अलावा जो इससे कम जो साउंड है, मीन्स टू से अगर 20 हर्ट्ज़ से हम कम करें तो उन साउंड्स को हम कहते हैं इंफ्रासोनिक साउंड्स। इंफ्रासोनिक साउंड्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ से कम होती है। और जबकि अगर आप 20 हर्ट्ज़ से ज़्यादा की तरफ मूव करें तो ऐसे साउंड्स को हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक। जस्ट अ मिनट, ऐसे साउंड्स को हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक। ठीक है, तो ये जो हमारी ऑडिटरी फ्रीक्वेंसी रेंज है जिसमें हम सुन सकते हैं, बाकी हमें इंफ्रासोनिक साउंड्स भी नहीं सुनाई देते और हमें अल्ट्रासोनिक साउंड्स जो हैं वो भी सुनाई नहीं देते। तो ये तीन तरह से हम साउंड्स को क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। आई होप सो कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, नाउ इंफ्रासोनिक जो है वो यूज़ करते हैं एनिमल्स फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन पर्पजेस। और कम्युनिकेशन कौन कौन से एनिमल्स करते हैं इसके थ्रू जो है वो वेल्स, एलिफेंट्स, जिराफ्स,
ये सारे एनिमल्स क्या करते हैं, इसके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। और इसके अलावा ये हमें इंफ्रासोनिक साउंड जो है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं मैप रॉक के, ठीक है। इसके अलावा हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अर्थक्वेक के, ठीक है। तो इस तरह से हमें इंफ्रासोनिक साउंड के यूजेस होते हैं। और जो अल्ट्रासोनिक साउंड्स हैं, अल्ट्रासोनिक साउंड्स जो हैं ये हम इनको यूज़ करते हैं फॉर क्लीनिंग पर्पजेस। इसके अलावा हम इन्हें यूज़ करते हैं इमेजिंग ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है। इसके अलावा हम इन्हें यूज़ करते हैं सोनार में। सोनार जो है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आप कंफ्यूज ना हो इसको। सोनार जो है इसको हम कहते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। तो ये कुछ यूजेस हैं और इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। इसका मेथड मैं आपको कल बताऊंगा। बहरहाल ये कुछ यूजेस हैं जो मैंने डिस्कस किया आपके साथ कि 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज जो है वो ह्यूमन फ्रीक्वेंसी रेंज है, अल्ट्रासोनिक साउंड्स है एंड देन इंफ्रासोनिक साउंड्स है। तो हम चलते हैं अपनी बुक की तरफ। ओके, यहाँ अगर आप देखें तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। रिदमिक, नॉन रिदमिक, अल्ट्रासाउंड क्या होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ देखें अगर आप, तो कुछ यूजेस मैं आपको और बता देता हूँ कि अल्ट्रासाउंड्स जो हैं उनकी वाइड एप्लीकेशंस है, कॉमनली यूज्ड फॉर डायग्नोस्टिक इमेजिंग, ठीक है। डायग्नोस्टिक इमेजिंग के लिए यूज़ करते हैं। प्रीनेटल अल्ट्रासाउंड स्कैन्स टू मोनिटर द डेवलपमेंट ऑफ फीटस, जो न्यू बॉर्न्स की डेवलपमेंट्स होती हैं अर्ली स्टेजेस की, उसको भी हम इसके थ्रू विजुलाइज कर सकते हैं। और ये टिश्यूज़ और बॉडीज़ के अंदर से इजीली पेनिट्रेट कर सकती हैं और इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में हमें बता सकती हैं विदाउट इन्वेसिव, यानी कि आपको किसी किस्म की इन्वेसिव सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से हम इसको इंडस्ट्रियल सेटिंग्स में भी यूज़ कर सकते हैं ताकि हम नॉन डिस्ट्रक्टिंग टेस्टिंग ऑफ मटेरियल्स कर सकें। कैसे कि बिल्डिंग में कोई फ्लॉ है तो आप इसको अल्ट्रासोनिक इमेजिंग की मदद से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप उस दीवार को पूरा तोड़ें और फिर खोल के देखें। तो क्रैक्स को ये इजीली क्या कर सकती है, डिटेक्ट कर सकती है। उसके बाद क्लीनिंग डेलिकेट ऑब्जेक्ट्स, इट इज़ ऑल्सो एम्प्लॉयड इन एप्लीकेशंस लाइक सोनार। सोनार को मैं कल डिस्कस करूँगा, आपको बताऊँगा कि सोनार जो है वो क्या होता है और इसकी मदद से आप अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद कुछ यूजेस हैं, जैसे मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया कि हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स, यानी कि जो अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं वो क्या करती हैं, इंस्ट्रूमेंट्स की क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, सरफेस की क्लीनिंग के लिए, क्योंकि ये बबल्स प्रोड्यूस करती हैं और जब बबल्स जो हैं वो स्प्लैश होते हैं तो उसकी वजह से एक शॉक वेव बनती है, या जो दीज बबल इम्प्लोड का मतलब होता है कि अंदर की तरफ को जो है वो मतलब कि एक्सप्लोड होना, ठीक है। प्रोड्यूसिंग स्मॉल शॉक वेव्स दैट क्लीन सर्फेसेस, वो क्या करती हैं, सर्फेस को क्लीन करती हैं। एप्लीकेशंस क्लीनिंग ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स एंड सर्जिकल टूल्स, इनको साफ़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद नॉन डैमेजिंग होती हैं और स्मॉल एरियाज़ तक इजीली पहुंच जाती हैं। ऑफन ओनली नीड्स वाटर और माइल्ड डिटर्जेंट्स, ठीक है। मेडिकल स्कैनिंग, इसमें प्रीनेटल स्कैन आ गया ताकि आप फीटस की जो है वो अर्ली डेवलपमेंट को भी देख सकते हैं। एप्लीकेशंस आप देख सकते हैं। उसके बाद सोनार की बात आ गई है, तो यहाँ से मैं कल स्टार्ट करूँगा कि सोनार जो है वो क्या होता है और किस तरह से हम इसकी मदद से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं डिस्टेंस को। ऑल राइट, तो आई होप सो कि आपने आज का लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड, दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।